Good morning, students. Today I will further continue the third chapter of history. From garrison town to empire, the expansion of the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक. In the early 13th century, the control of the Delhi Sultanate rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों यानी रक्षक सैनियों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही फैला हो. The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute, or plunder for supplies. शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था. कंट्रोलिंग garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. दिल्ली से सुदूर बंगाल और गंगा के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था. Rebellion war, even bad weather could snap fragile communication routes. बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे. Delhi's authorities was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे. The Sultanate warily survived these challenges. Its expansion occurred during the reigns of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji, and Muhammad Tughlaq. इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी. इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ
और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। द फर्स्ट set of campaigns along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स forests were cleared in the Ganga, Yamuna, Doab and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के द्वाब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनसे पर्यावास से खदेड़ दिया गया। These lands were given to peasants and agriculture was encouraged। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। न्यू फोर्ट्रेसेस एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए बसाए गए। द सेकेंड एक्सपेंशन occurred along the external frontier of the Sultanate। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, सी मैप 3rd, and culminated with Muhammad Tughlaq। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन देयर कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एंड slaves and carried away precious metals। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रीजन, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की By the end of Muhammad Tughlaq reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the aims of the Delhi Sultanate
had marched across a large part of the subcontinent. दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। दे हैड डिफेटेड rival armies and seized cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm, but how complete and effective was its control over such a vast territory? उसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? A closer look at administration and consolidation under the Khiljis and Tughlaq. खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समीकरण नज़दीक से एक नज़र। The consolidation of the kingdoms as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समीकरण के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। Rather than appointing aristocrat and landed chief men as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called Bandga in Persia. दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, खास करके इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom, since they were totally dependent upon their master. The Sultan could trust and rely upon them. और उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनैतिक पदों पर
काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर आत्मनिर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। द खिल and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। They were appointed as a generals and governors. However, this also introduced an element of political stability. ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। Slaves and clients were loyal of their masters and patrons. गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, बट नॉट टू देयर हेयर्स, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यानी गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। The patron of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites and the authors of Persian Tawariq city-side the Delhi Sultans for appointing the law and ways were and high offices. सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। Like the earlier Sultan, the Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors to territories of
वराइंग साइजेस। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। These lands were called Ekta and their holder was called Ektadar और मुक्ति। और ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार तथा मुफ्ती कहे जाते थे। The duty of the muftis was to lead military campaigns and maintain law and order in their इक्तास। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। In exchange for their military services, the muftis collected the revenues of their assignments as salary. They also paid these revenues. अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। Control over muftis was most effective if their office was not inhabitable and they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरागत या वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। The circumcision of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muftis. Care was taken that the mufti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। थैंक यू।